हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो हैं गज़ल रुबाइयाँ। उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में है और आप अगर पूरी वीडियो देखेंगे तो आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रुबाइयों के आधार पर बताइए कि माँ द्वारा बच्चे को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। तो रुबाइयों के आधार पर माँ अपने बच्चे को प्रसन्न करने के लिए उसे गोदी में लेकर आंगन में खड़ी होती है। कभी वह उसे अपने हाथ पर झुलाती है तो कभी हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न करती है या प्रसन्न होती है। बच्चा भी माँ के हाथों के झूले में डोलता हुआ खिलखिलाकर हंस रहा है। माँ वात्सल्य भाव के साथ बच्चों को स्वस्थ जल में नहलाती है और उसके उजले बालों में कंघी कर उसे सुंदर बनाती है। माँ बच्चे को अपने घुटनों में लेकर कपड़े पहनाती है। बच्चा भी माँ की गोद में प्रसन्न होता है। इस प्रकार माँ बच्चे को प्रसन्न करने के लिए अनेक यत्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवाली की रात के वात्सल्य का चित्रण कवि या शायर एक ही बात है, क्योंकि शायर द्वारा जो गज़लें लिखता है उसे शायर कहते हैं। तो शायर ने किस प्रकार किया है। तो दिवाली की रात माँ के वात्सल्य का चित्रण करते हुए शायर कहता है कि दिवाली की शाम है, सभी घरों को स्वस्थ व पवित्र किया गया है और खूब सजा दिया गया है। माँ अपने बच्चे के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने तथा जगमगाते लावे लाई है। वह रूपवती माँ अपने चेहरे पर ममता, वात्सल्य और दुलार की एक कोमल सी आभा है। अपने बच्चे के घरोंदे यानी मिट्टी के घर को सजाती है तथा उसमें एक दीप जलाती है। यह सब देख बच्चा प्रसन्न हो जाता है और अपने बच्चे की प्रसन्नता से ही माँ का चेहरा गर्व से खिल उठता है। नेक्स्ट है कि बालक द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ क्या करती है और अपने शब्दों में लिखिए या उत्तर दीजिए। तो बच्चे द्वारा माँ चांद मांगने की जिद पर माँ उसे अन्य खिलौने से बहलाने की कोशिश करती है, पर बालक चांद का खिलौना ही चाहता है। जब वह जिद करके अपनी माँ से चांद के खिलौने की मांग करता है तो माँ घर के अंदर से आईना ले आती है और वह आईने में बच्चे को उसका चेहरा दिखाती हुए कहती है कि लो, अब चांद धरती पर उतर आया है। अर्थात माँ बच्चे को आईना दिखाकर उसे चांद के समान सुंदर बता रही है। इस प्रकार इस पंक्ति में बच्चे के मुख व चांद की तुलना की गई है। इस प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास ने भी बच्चे की क्रोध से पूर्ण चेहरे का वर्णन करते हुए उसके मुखड़े को अति आकर्षक युक्त बताया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि रक्षाबंधन की तैयारी का वर्णन शायर ने किस प्रकार किया है। तो सावन मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार में अटूट संबंध है। प्रत्येक वर्ष इसी पावन दिवस पर यह पावन त्यौहार मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन सुबह सुबह जब आकाश पर काले बादल छाए होते हैं तो वह नन्ही सी बच्ची अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयार होती है। वह नन्ही सी बच्ची बड़े उत्साह में है। वह उमंग के साथ हाथ में राखी लेकर खड़ी है। राखी के लच्छे में बिजली सी चमक है। ऐसी ही चमक उस बच्चे के चेहरे पर भी है। नेक्स्ट है कि शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित कर रहा है। तो शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर भाई बहन के परस्पर या पारस्परिक
स्नेह के भाव को व्यक्त करना चाहता है। वह कहता है कि एक नन्ही सी बच्ची जो बहुत प्यारी है और मीठी मीठी बातें करती है, अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है। उस बच्ची की उमंग और चंचलता देखते ही बनती है। उसके हाथ में जो राखी है, उसके लच्छे से एक चमक निकल रही है जो आकाश में चमकती बिजली की भंगिमा दे रही है। दूसरी ओर कवि रक्षाबंधन के दिन आसमान में काले काले बादलों की छटा को दर्शाता है और ये बादल उस नन्ही बच्ची के हाथ में रखी राखी में बिजली की चमक पैदा करते हैं। अब टिप्पणियाँ करें। गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता क्या होगा? तो माँ जब अपने बच्चे को गोदी में लेती है तब वह उसके चांद के समान सुंदर व आकर्षक लगता है। वह अपने बच्चे पर ममता लुटाती है। माँ की गोदी में बच्चा जब चांद को देखता है तब वह उसे खिलौना मानकर अपने हाथों में लेने के लिए मचल उठती है। लेकिन एक माँ के लिए तो उसकी संतान ही चांद है। इसीलिए माँ ने बच्चे को आईना दिखाकर कहा है कि ले देख, चांद उतर आया है। तो इस तरह से इसकी तुलना इसके बारे में बताया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रुबाइयाँ कविता के आधार पर सावन की घटनाओं और रक्षाबंधन के पर्व पर टिप्पणी कीजिए। तो सावन माह की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के त्यौहार में अटूट संबंध है। प्रत्येक वर्ष इसी पावन दिवस पर यह पावन त्यौहार मनाया जाता है। इस समय आकाश में सब तरह घटाएं छाई हुई हैं और इधर भाई बहन के हृदय में भी एक दूसरे के प्रति प्रेम की घटाएं उमड़ती हैं। दोनों ही अर्थात भाई और बहन प्रेम रस से पूर्ण रहते हैं। यहाँ भाई और बहनों के प्रेम को ही और बहन की उस चंचलता को जिसके अंदर सब गुण विराजमान रहते हैं उसके बारे में बताया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिराक की रुबाइयों में घरेलू वातावरण के मोहक चित्र हैं। इस कथन की सावधान पुष्टि कीजिए। फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। देखिए, अगर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो थोड़ा इसका ध्यान रखना। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कि फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन के अत्यंत सुंदर चित्र उपस्थित हैं। जैसे माँ अपने प्यारे शिशु को लेकर आंगन में खड़ी है, ये पहले वाली रुबाई में दे रखा है। वह उसे झुलाती है, हंसाती है। इसमें बच्चे के नहलाने के दृश्य का सजीव चित्रांकन किया हुआ है। इसी प्रकार दीपावली व रक्षाबंधन जैसे त्यौहार या पर्व को जिस प्रकार अभिव्यक्त किया गया है वह आम आदमी से जुड़ा हुआ है। बच्चे का किसी वस्तु के प्रति जिद करना और माँ द्वारा उसे बहलाना जैसे दृश्य आम परिवार में भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है? तो शायर ऐसे लोगों की चर्चा करता है जो दूसरों को बदनाम करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। शायर कहता है कि वे मुझे बदनाम करते समय इतना सोच पाते कि मेरी बुराई करते हुए वे खुद को ही बदनाम कर रहे हैं। वह मानता है कि ऐसे लोगों की को सोचना चाहिए कि वे जो कह रहे हैं उसका असर क्या हो रहा है। जो दूसरों की निंदा करते हैं उसका ओछा व्यक्तित्व भी लोगों के सामने आ जाता है। लोग निंदा करने वाले लोगों से दूरी बनाने लगते हैं। शायर मानता है कि दूसरों की बदनामी करने से पहले निंदा करने वालों को इस पर विचार करना चाहिए। कबीर ने भी मनुष्य को इस बात के लिए सावधान किया है, जिसे वे अपने माध्यम से अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि बुरा जो ढूंढन में चलो,
बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना, मोसो बुरा न कोई। अर्थात दूसरों की निंदा करने के पूर्व आदमी को अपने अंतःकरण में झांककर स्वयं को देखना चाहिए। शायर का यह अभिप्राय है। नेक्स्ट, फिराक प्रेम की असफलता में समर्पण को महत्व देते हैं। इसी के आधार पर किस्मत हमको रो ले पंक्ति में शायर ने क्या स्पष्ट किया है, यह भी बताइए। तो प्रेम में समर्पण की आवश्यकता है, उसके अनुसार हमें से आंसर देना है। फिराक गोरखपुरी की गज़ल प्रेम के विभिन्न प्रवृत्तियों को सामने लाती है। प्रेम की सफलता के लिए शायर समर्पण को महत्व देता है। शायर मानता है कि सौंदर्य और प्रेम में जो जितना डूबता है वह उतना ही पाता है। यहाँ खोना और पाना एक सिक्के के दो पहलू हैं। शायर प्रेम को एक ऐसी प्रक्रिया मानता है जिसमें प्रेमिका की याद को हर पल अपने हृदय से लगाए रखने को महत्व दिया जाता है। प्रेम में वह दुनिया के हर रंजो गम को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। शायर स्वयं का तथा अपनी किस्मत का एक ही काम मानता है। शायर अपनी किस्मत पर रोता है कि उसकी किस्मत अच्छी नहीं है। वह जीवन में जो चाहता है उसे नहीं मिला। उसकी किस्मत भी इसी प्रकार रो रही है कि उसे जिसकी तलाश थी वह उसे नहीं मिला। शायर दूसरा ही उसके साथ है। किस्मत व शायर दोनों एक दूसरे को कोसते हैं। शायर इस स्थिति में यही मानता है कि किस्मत उसके ऊपर रोती है और वह किस्मत पर रोता है। फिराक की गज़ल किन मानवीय भावनाओं को सामने लाती है, स्पष्ट कीजिए। तो फिराक की गज़ल, ये इम्पोर्टेंट है, फिराक की गज़ल मानवीय भावों का प्रतिबिंब है। वह मनुष्य के स्वाभाविक प्रवृत्तियों को सामने लाने का माध्यम है। इसमें प्रेम, दर्द, विरह वेदना तथा दुनियादारी को महत्व मिला है। शायर प्रकृति के सौंदर्य को मानवीय चेतना से एकीकार करता है। शायर कलियों की पंखुड़ियों में से निकलती गंध को शब्दों में समेटता है। प्रकृति के इस अद्भुत रूप को वह एक नया आयाम देता है। शायर प्रेम में समर्पण को महत्व देता है। वह अपने दर्द की दुनिया के सामने प्रकट नहीं होने देना चाहता। वह जानता है कि दुनिया उसके दर्द का मजाक बना देगी। इस प्रकार फिराक की गज़लें मनुष्य के आंतरिक भाव चेतना को शब्दों में ढालने में की सफल कोशिश है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा ध्यान देना इसमें। इसके बाद है, शायर अपने गम यानी विरह का इजहार किस प्रकार करता है। तो शायर का गम अर्थात विरह प्रेम के प्रति पूर्ण समर्पण का नाम है। वह सौंदर्य तथा प्रेम में खो जाना चाहता है। वह एक ऐसा सौदा है जिसे दीवाने ही करते हैं। शायर को विरह में भी विवेक का ध्यान है। वह अपने विरह को अपने में ही समेटना चाहता है, अर्थात किसी को दिखाना नहीं चाहता, किंतु रात के अंधेरे में वह अपने दर्द को रोक नहीं पाता और चुपके चुपके रोता है। शायर का गम दुनिया से अलग है। उसका विरह अपनी प्रेमिका को याद करने से बढ़ता है, क्योंकि वह ऐसा समर्पित प्रेमी है कि हर क्षण उसे याद करता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की गज़ल का केंद्रीय भाव लिखिए। तो फिराक गोरखपुरी गज़ल में व्यक्तिगत प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। फूलों व कलियों से नवरस छलकने लगा है और रात के अंधेरे में तारे आंखें झपका रहे हैं। ऐसे में कवि की प्रेमिका उसके साथ नहीं है। प्रेम के कारण कवि दीवानगी की हद तक चला गया है। शायर विरह से पीड़ित है और प्रेम में प्रकृति भी महत्वपूर्ण अंग के रूप में शामिल रहती है।
प्रेम का एक सघोषित नियम है कि जो अपने प्रेम में जितना अधिक स्वयं को खो देता है वह उतना ही अधिक प्रेम को हासिल करता है। तो इस प्रकार से आपके फिराक गोरखपुरी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। अगर इससे अलग भी कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगी। अब नेक्स्ट वीडियो आपका जनसंचार और माध्यम या फिर जाति प्रथा होगा, तो इस कड़ी से जुड़े रहें जिससे कि आपकी बोर्ड की परीक्षा के अनुसार कार्य हो सके और आपकी तैयारी हो सके। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।